काली बहन और गोरी बहन की किटी पार्टी ड्रेस। अरे सोना, क्या सिल रही है? अरे माँ आप? माँ मैं ना अपनी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। ड्रेस बना रही है? लेकिन बेटा, कॉलेज के फेयरवेल में हाथ से सिली हुई ड्रेस कौन पहनता है? तू मुझे बोल देती तो मैं तुझे बाहर से ही दिलवा देती। नहीं नहीं माँ, मैं कई बार बाहर जाकर ड्रेसेस ट्राई कर चुकी हूँ। बाहर सब कुछ बस गोरी लोगों के हिसाब से ही मिलता है। मेरा रंग दबा हुआ होने की वजह से मेरे लिए कुछ नहीं मिल पाता, इसलिए मैं अपने लिए घर में ही ड्रेस सिल रही हूँ। ये बात तो तूने एकदम सही कही। हाँ, तू जो भी सिल ले, लेकिन अच्छी तो तू लगने वाली नहीं है। कर लो, अब चाहे तू बाहर से कुछ लेकर आ या घर में ही बना। नित्या, ऐसे कौन बोलता है अपनी ही बहन से? ऐसे काले गोरे का भेदभाव नहीं करना चाहिए। माँ, काली को काली ना कहूँ तो क्या कहूँ? एनीवेज, अच्छी तो मैं ही लगूंगी, फिर चाहे तू कैसी भी ड्रेस बना। नित्या ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन सोना ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। नित्या और सोना दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों के ही रंग में जमीन और आसमान का अंतर था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सोना ने अपने हाथों से ड्रेस बनाकर उसे पार्टी में पहना और लाइट सा मेकअप करके वो रेडी हो गई। दूसरी तरफ नित्या ने काफी मॉडर्न सा ड्रेस कैरी किया, जिसमें वो भी काफी सुंदर लग रही थी, और दोनों बहनें अलग पार्टी में पहुंची। नित्या, तेरा ड्रेस और ओवरऑल लुक कितना सुंदर लग रहा है। वेट, ये ब्राउन डीवा कौन आ रही है? अरे ये तो सोना है। उस लड़की के सोना बोलने पर पता नित्या ने भी पलटकर देखा, और सोना का लुक देख वो भी हैरान हो गई, और उसमें उसका ब्राउन रंग और लाइट मेकअप उसे और भी गजब का बना रहे थे। ये क्या? ये काली मुझसे अच्छी नहीं लग सकती है। वाह सोना, तो बिल्कुल अलग ही लग रही है। कॉलेज में तो तू सादा सा ही आती है, लेकिन आज फेयरवेल में तेरा ये लुक तो फायर लग रहा है। और तेरा ये ड्रेस कहाँ से लिया? रिलैक्स, ये ड्रेसेस काली ने, मेरा मतलब सोना ने खुद बनाया है। सो चीप ना। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। सोना ही तूने खुद बनाया? तू तो बहुत ही ज्यादा कूल है, ऐसा ड्रेस खुद से बना लिया। इसको ही अगर हम बाहर कहीं से खरीदें तो ये 25 से 30 हजार तक का मिलेगा। सभी ऐसे ही सोना की और उसकी ड्रेस की तारीफ करने लगे, जिससे नित्या बुरी तरह से चिढ़ गई, और सारी पार्टी में उसने सोना से बात तक नहीं की। अब गोमती ने अपनी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, जिसके लिए उसने अपने घर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी अच्छे से भी ज्यादा अच्छे घर में हो। हाँ पंडित जी, मेरे लिए तो किसी हैंडसम, टॉल और साथ ही अमीर लड़के का रिश्ता बताना, जिसके साथ मैं खुश रह सकूं। नित्या से बोलती हुई चली गई। पंडित ने गोमती को उसकी बेटियों के लिए एक ही घर के 2 बेटों का रिश्ता सुझाया। घर बार अच्छा था, इसीलिए गोमती भी उन रिश्तों के लिए राजी हो गई। आज दोनों बहनों को लड़के वाले देखने को आए हुए थे। देखो गोमती बहन, मैंने तुम्हारी दोनों बेटियां देख ली हैं। एक में जरा रूप ज्यादा है तो दूसरी संस्कारों की धनी है। मुझे दोनों बच्चियां पसंद आ गई और मेरे बेटों को भी वो दोनों पसंद है। तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता अपने बड़े बेटे से और छोटी का छोटे से तय करती हूँ। गंगा की हाँ को सुनकर गोमती बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन एक ही घर में शादी होने को सुनकर नित्या कुछ खास खुश नहीं थी। दीदी, हमारी एक ही घर में शादी तय हो गई है, तो क्या करूं? नाचूं? जो भी हो, देखना ससुराल में भी सभी के दिलों में मैं ही राज करूंगी। काली, तू तो काली होने की वजह से अंधेरे में ही रहेगी। नित्या ने आज भी सोना को उदास ही किया। ऐसे ही कुछ समय और गुजरा, और वो दिन भी आ गया जब दोनों बहनों की एक ही परिवार में शादी हो गई। अभी दोनों बहनें गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थीं। और हे गंगा भाभी, एक बहू तो बिल्कुल चांद है, दूसरी अमावस्या की रात जैसी क्यों ले आई? चांद तो तभी निकलेगा ना जब रात होगी। बिना रात के चांद का कोई मोल नहीं होता, समझी ना ननद जी? इसीलिए। अब बिल्कुल सही बात। वैसे गंगा, नित्या बड़ी सुंदर है, दूसरी बहू तो सादा सी ही है। सभी ऐसे ही बातें बनाने लगे, जिसको सुनकर बेचारी सोना को काफी दुख हो रहा था, तो नित्या का अभिमान बढ़ता जा रहा था। ऐसी बातों के बाद गृह प्रवेश की बारी आई। पहले नित्या का गृह प्रवेश करवाया गया, जिसमें नित्या ने कलश में जोर से लात मारी, और फिर बिना किसी के पांव छुए वो अंदर आ गई। बहू, गृह प्रवेश का कलश गिराना था, फुटबॉल नहीं खेलना था। आज मेरा सिर फूटते फूटते बचा है। नित्या के तरीके से ही उसके संस्कार झलक गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब सोना का गृह प्रवेश हुआ तो उसने बड़ी ही नजाकत से कलश को पांव से गिराया, और अंदर आते वक्त उसने सभी बड़ों के पांव भी छुए, जिसकी वजह से उसकी इसी अदा ने सभी का दिल जीत लिया। अरे वाह,
ये बहू है संस्कारी, अरे इन्हें कहते हैं संस्कार, बड़ों का आशीर्वाद ले रही है। सोना की तारीफ सुनकर नित्या जल उठी, लेकिन सभी के सामने वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोली। ऐसे ही अगला दिन निकला। सभी मेहमान घर में ही थे और आज के दिन दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। सोना सुबह जल्दी उठी और उसने सुबह से ही सभी घर के काम किए और फिर वो अपनी पहली रसोई बनाने को चली गई। वहीं दूसरी तरफ नित्या देर से उठी और पूरी तरह तैयार होकर वो नीचे आकर बैठ गई। नित्या बेटा, तू इतनी देर से जागी है और अब भी तू यहाँ बैठी है। देख सोना तो अपनी पहली रसोई बना रही है, जा तू भी बना ले, अब कुछ देर बाद बस खाने का वक्त होने वाला है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं बनाना है कुछ भी। मैंने इतनी मेहनत से मेकअप किया है, रसोई में गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बस हाथ लगा दूंगी तो समझो मेरी भी पहली रसोई हो ही जाएगी। नित्या ने सभी के बीच में बैठकर अपनी सास से ऐसे बोला जो सुनने में सभी को अजीब लगा। कुछ देर के बाद जब खाना बन गया तो नित्या ऐसे खड़ी हो गई जैसे उसने ही सब बनाया हो, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। सभी सोना की ही तारीफ करके उसे ही शगुन दे रहे थे। वाह, कितना अच्छा खाना बनाया है मेरी सोना ने, मजा ही आ गया। ये ले बेटा तेरी मेहनत का इनाम। मेरी तरफ से भी बेटा अपना शगुन ले ले, बहुत ही अच्छा खाना बना है। सभी बस सोना को शगुन ही नहीं दे रहे थे, उसकी तारीफ भी करते, जिससे नित्या को काफी गुस्सा आ गया। पहली रसोई में भी ये काली ही बाजी ले गई और गृह प्रवेश में भी इसकी ही तारीफ हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सभी की बातें सुनकर नित्या जल रही थी। सभी ने खाना खाते हुए खूब सोना के गुणगान किए और सभी मेहमान खाने के कुछ देर बाद सोना को ही आशीर्वाद देते हुए चले गए। अब दोनों बहनों की शादी हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। गंगा सास भी ज्यादातर सोना से ही राजी रहती थी। ऐसे ही आज के दिन। नित्या सोना, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। वो अगले हफ्ते मैंने घर में किटी पार्टी रखी है तो अच्छे से तैयारी कर लेना। उसी में मैं तुम्हें अपनी सभी सहेलियों से मिलवा दूंगी। माँ, ये किटी पार्टी क्या होता है? लो कर लो बात, उस अनपढ़ गंवार को ये नहीं पता है कि किटी पार्टी क्या होता है। अरे इसमें ऐसा क्या है कि अपनी बहन को ही तू गंवार कहे? सीधी सादी लड़कियां नहीं जानती हैं ये सब। सोना बेटा, किटी पार्टी लेडीज की पार्टी होती है जिसमें पड़ोस की औरतें और सहेलियां आती हैं। अब देखो, रिश्तेदारों से तो तुम दोनों मिल ली, लेकिन दोस्तों से नहीं मिली हो ना, उनसे ही मिलवाने को मैंने किटी पार्टी रखी है। उसमें मेरी सारी दोस्त और उनकी बहुएं आएंगी। अच्छे से तैयारी करना, कपड़े वगैरह अच्छे पहनना, क्योंकि मेरी सहेलियों का फैशन सेंस बहुत हाई है। गंगा की बात को दोनों बहनों ने सुन लिया, लेकिन सोना बस नॉर्मल ही एक्साइटेड हुई। वहीं नित्या ओवर एक्साइटेड हो गई और उसी दिन वो अपने पति के साथ जाकर कई हजार की चमचमाती हुई ड्रेस ले आई। किटी पार्टी में तो मैं ही दिखाई दूंगी। एक तरफ जहां नित्या ओवर एक्साइटेड थी, वहीं सोना ने अपने साथ से ही बस 2000 रुपए मांगे। बस 2000 रुपए में तू क्या ही ले आएगी? माँ, मुझे कपड़े सिलने आते हैं और मैं खुद ही सिलूंगी। एक तरफ जहां नित्या ने खूब पैसे खर्च किए, वहीं सोना ने घर में ही अपने लिए नेट का ऑफ शोल्डर वेस्टर्न गाउन बनाया, जिसमें उसने सिर पर नेट का दुपट्टा भी रखा। देखते ही देखते पार्टी का दिन आ गया और गंगा की सारी सहेलियां उसके घर आ गईं। सभी सहेलियों के साथ उसकी बहुएं भी थी। ऐसे में गंगा ने भी अपनी बहुओं को बुलाया और सभी सोना को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सोना ने बहुत लाइट सा लेकिन बेहतरीन मेकअप किया हुआ था, साथ ही सेल्फ स्टिच गाउन पहना था। ओह गॉड, गंगा ये तेरी बहू है? इसका नाम क्या है? क्या ड्रेस है? ये मेरी छोटी बहू है सोना और ये बड़ी नित्या। वैसे ये नित्या क्या साबित करने की कोशिश कर रही है इतनी चमचम ड्रेस पहनकर? सही कहा गंगा, तेरी बड़ी बहू जुगनू क्या बनी हुई है। सब फैशन सेंस नहीं है क्या? यह इसने किटी पार्टी पहली बार देखी है। हाँ, लेकिन तेरी दूसरी बहू का जवाब नहीं है। सभी ऐसे ही नित्या की बुराई और सोना की तारीफ करने लगे, जिसकी वजह से नित्या का मुंह शर्म से झुक गया। उसे सोना पर गुस्सा भी आ रहा था कि तभी सोना ही उसके फेवर में बोली। हाँ, माना कि मेरी दीदी की ड्रेस थोड़ी अजीब है और कहो तो ओवर सी लग रही है, लेकिन फिर भी मेरी दीदी सुंदर तो लग रही है ना। और इस पार्टी के लिए वो थोड़ी ओवर एक्साइटेड हो गई थी, बस इसीलिए उन्होंने इस तरह तैयारी कर ली। आपको उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। दीदी, ज्यादा तैयारी में कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। वैसे मैंने आपके लिए भी ड्रेस बनाया है, मुझे पता है आपको ये अच्छी भी लगेगी, तो भी आप मुझसे नहीं मांगेंगी, लेकिन आप मेरी तरफ से उसे पहन लो। क्या ही बोलूं मैं, जितनी सुंदर तूने ये ड्रेस बनाई है, इससे कहीं ज्यादा सुंदर आज सादगी और सच्चाई से तेरा चेहरा दमक रहा है। मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैंने सिर्फ एक रंग की ही वजह से जिंदगी भर तुझे नीचा दिखाया। मुझे भी आज तेरे जैसी ही ड्रेस पहननी है। चल मुझे भी पहनाओ और आज मैं गर्व से अपनी बहन की डिजाइनर गाउन पहनूंगी और हम दोनों साथ में किटी पार्टी करेंगे।
सोना अपने साथ नित्या को लेकर गई और नित्या ने सोना की बनाई हुई गाउन, जिसका सिर्फ कलर अलग था, वो पहनी। और जब वो दोनों बहनें सेम गाउन पहनकर बाहर आई तो गंगा की सारी सहेलियों ने तालियां बजाई और सभी ने हंसी खुशी किटी पार्टी एंजॉय की। सुशीला अपने दोनों बेटे निखिल और मोहित की शादी एक ही मंडप में कर देती है। कुछ देर बाद 4 मंजिल घर में जब सुशीला अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश कर देती है तब अमीर बहू साक्षी, माफ कीजिएगा माँ जी, आगे की रस्म मैं इस गरीब बहू के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। जेठानी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? हो गॉड, मुझे जेठानी बेठानी मत बोलो, तुम मेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं हो। माँ जी, ये एक गरीब घर से आई है। अगर आपको शादी करनी थी तो किसी अच्छी बहू को ले आती। और देवर जी, आपको भी ये लोअर क्लास वाली मिली। भाभी आप ऐसे मेरे प्यार का अपमान नहीं कर सकती। और प्यार कोई हाई मिडिल लोअर क्लास देखकर नहीं किया जाता, प्यार बस हो जाता है। ओह प्लीज, ठीक है माँ जी, आप देख लीजिए, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते और मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से इस घर में कौन रह सकता है, ये गरीब बहू या मैं? क्योंकि यहाँ एक छत के नीचे सांस लेना मेरे बस की बात नहीं है। चिंता मत कर बहू, तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। आज मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ। सामने की झोपड़ी में निखिल, तू उस पूजा के साथ रहेगा और इस 4 मंजिला के मकान में मेरा बड़ा बेटा और बहू। सुशीला, तुम्हारा दिमाग खराब है। उन बच्चों को भी अपनी गृहस्थी शुरू करने का पूरा हक है और ये उनका भी घर है। माँ, पिताजी ठीक बोल रहे हैं, आप ऐसे बंटवारा क्यों कर रही हैं? भाभी तो अभी आई हैं और वो बहुत अच्छी हैं। इसके अच्छे होने से क्या होता है? मेरे बेटे ने मेरी बात थोड़ी ना मानी है। अरे समाज के डर से हमने शादी करवा दी, लेकिन इसको देखो मुंह उठा कर आ गई है, वो भी बिना दहेज के। सही तो बोला है साक्षी बहू ने। और कौन सा मैंने दोनों को सड़क पर फेंक दिया? दे तो रही हूँ झोपड़ी। इसने प्यार करने की गलती की है तो सजा भी भुगते। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हो वही होगा। तभी निखिल और पूजा झोपड़ी वाले घर को खोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, धूल, मिट्टी और गर्मी थी। अरे बाप रे, हम इसके अंदर कैसे रहेंगे? यहाँ बहुत गंदा है और गर्मी भी लगेगी। माफ करना पूजा, हमारी शादी की वजह से बंटवारा कर दिया माँ ने। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी खुश रह सकते हैं। मैं अभी सफाई कर देती हूँ। पूजा गहने उतारकर मुंह पर कपड़ा बांधकर झाड़ू हाथ में लेकर मकड़ी के जाले हटाती है और फिर पूरी सफाई कर देती है, जिसके बाद वो दोनों रहने के लिए अंदर जाते हैं। अजी, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है और ये पंखा खराब है, शायद हवा भी नहीं दे रहा। मैं इसको खोलकर ठीक कर देता हूँ। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है घर चलाने के लिए, मुझे यहाँ कुछ पैसे तो लगाने ही होंगे। अच्छा, मैं आता हूँ। फिर निखिल पंखा खोलकर ठीक करता है, जिससे पंखा कुछ हवा देने लगता है और वो कपड़े बदलकर बाहर से कुछ राशन ले आता है। इतने में पूजा भी कपड़े बदल मिट्टी का चूल्हा तैयार कर देती है और पास के किसी खाली मैदान के पेड़ को काटकर लकड़ी घर ले आती है। निखिल थक कर राशन लाता है और वो उसे नींबू पानी बनाकर दे देती है। ये लीजिए नींबू पानी। और बाहर बहुत गर्मी थी ना। अच्छा सुनिए, आप कल की पहली रसोई के लिए सामान तो ले आए हैं ना? हाँ, तुमने जो बोला था वो थोड़ा थोड़ा ही लाया हूँ। कुछ दिन का राशन है, तेल, आटा, मिर्ची, आलू, सब्जी और ये मिट्टी का घड़ा भी। आखिर इतनी गर्मी में हम पानी कैसे पिएंगे, इसलिए मैं ले आया। आपने बिल्कुल ठीक किया, यहाँ नहीं तो यही सही। पति पत्नी जैसे तैसे गुजारा करके रात को खाकर सो जाते हैं। वहीं 4 मंजिल वाली बहू तीसरी मंजिल पर आराम से एसी के कमरे में सोती है। अगले दिन पूजा चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। एक तो पहले से ही झोपड़ी में बहुत गर्मी होती है और चूल्हा जलने के बाद गर्मी और बढ़ जाती है, साथ ही उसकी आंखें जलती हैं। तब नंद कुमुद आ जाती है। भाभी, आप इतनी गर्मी में इस झोपड़ी में कैसे रह रही हो? मैं माँ से बात करती हूँ, देखो तो आपको कितना पसीना आ रहा है। अरे कुमुद, तुम बाहर इतनी गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही ना। पर तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर ठीक है। माँ जी के फैसले को टाल नहीं सकते। अच्छा, आज मेरी पहली रसोई है, मैंने सारा खाना बना दिया है, ये लेकर चलो। सिर्फ अलग ही तो रह रहे, रिश्ता थोड़ी टूटा है। जी भाभी। सुबह 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहली रसोई के खाने का इंतजार कर रहे थे। इतने में पूजा और कुमुद खाना लाकर वहां रख देते हैं। माँ जी, मुझे यकीन है कि आपको इन रस्मों से तो कोई नाराजगी नहीं है ना? आप खाना खा लीजिए। मैंने बैगन का भरता, रायता, मीठे में खीर और आलू पूरी बनाई है। लाई है तो ले जा यहाँ से। हम में से तुझे किसी ने बोला कि तू यहाँ पर खाना लाकर रख दे? मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का खाना। सुशीला, ये कैसी बात कर रही हो तुम? बहू ने इतने प्यार से पहली रसोई का खाना बनाया है, उसे घर से तो निकाल दिया, अब ये अधिकार तो मत छीनो। और वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहू ने आकर खाना तो बनाया नहीं है। हाँ माँ, भाभी तो अभी तक कमरे में ही घोड़े बेचकर सो रही है। उन्हें तो याद नहीं है कि पहली रसोई की रस्म करनी है। अब भूखे तो रह नहीं सकते। भाभी, आप मुझे दे दो। तब वनराज के कहने पर सुशीला भी झोपड़ी वाली ही बहू के हाथ का खाना खा लेती है।
फिर वनराज अपने छोटे बेटे को देखता है तो उसे भी बुलाता है। सब साथ में खाना खाते हैं और काम पर चले जाते हैं। फिर 11 बजे उबासी लेकर साक्षी आती है। ओ गॉड, लगता है मैं ज्यादा ही सो गई। सॉरी माँ जी। फिर माई ब्रेकफास्ट? बेटी भी नहीं थी। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दीजिए। भाभी यहाँ कोई खाना नहीं है, आज आपकी पहली रसोई की रस्म थी जो आपने करी नहीं। छोटी भाभी ने पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिला दिया है, इंक्लूडेड मी। ओह, मुझे पहली रसोई की रस्म करनी थी, अभी कर देती हूँ। साक्षी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके फ्रेश होने के बाद रसोई से दोबारा गर्म करके सबको परोस देती है। ये लीजिए, कर दी मैंने भी पहली रसोई की रस्म, ठीक है ना माँ जी? बहू ऐसे होता नहीं है, लेकिन तूने कर दिया है तो यही सही। मेरा पेट भरा है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं राकेश के पास जा रहा हूँ। वनराज वहां से दोस्त के पास चला जाता है। बाकी के लोग दोबारा थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद सुशीला, बहू मैंने अचार बनाकर छत पर सुखाया था, तो छत पर जाकर अचार हिला दे ताकि धूप में थोड़ा और पक जाए। क्या इतनी गर्मी में मैं चौथी मंजिल पर जाऊं? माँ जी आपका दिमाग तो ठीक है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तब चौथी मंजिल पर साक्षी जाकर अचार को और मिक्स करके वापस अपने 3rd फ्लोर पर जाती है कि सुशीला फिर आवाज देकर उसे बुलाती है। अब क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए आपको? एक तो वैसे ही मेरा कमरा 3रे फ्लोर पर है। अरे बहू, तेरे पापा जी के कपड़े हैं और मेरी साड़ी से प्रेस कर दे। माँ जी, फालतू काम करने के लिए आपने मुझे बुलाया है? अपनी बेटी को भी तो कह सकती थी, और उस झोपड़ी वाली से भी। मैं अमीर घर से यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। ये कहकर साक्षी चली जाती है। 2 दिन तो वो सास के कहने पर खाना बना देती है, लेकिन तीसरे दिन चौथी मंजिल में ऊपर नीचे करके कहती है, बस माँ जी बहुत हो गया, ये ऊपर नीचे मुझसे नहीं होता। और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रही हूँ, तो ये खाना बनाने का झंझट भी मुझसे नहीं होगा। इसे आप करके रख लेना, और याद रहे मुझे शाम को खाना ना बनाना पड़े, और खाने में कढ़ी चावल बना देना आप। सुशीला कुछ कहती इससे पहले साक्षी वहां से चली जाती है। वक्त ऐसे ही गुजरता है। एक तरफ गरीब झोपड़ी में गरीब बहू गर्मी से परेशान होती है, जिससे उसके चेहरे पर दाने और घमौरी निकल जाती हैं। ये सब सुशीला देखकर भी अनदेखा करती है। फिर भी झोपड़ी वाली बहू अपनी सास को कभी आम पन्ना, आम रस पिलाती है, या अमीर बहू के खाना न बनने पर उसे पूछ लेती है। वहीं साक्षी सास पर रौब झाड़ती, उसे चारों फ्लोर का झाड़ू पोछा करवाती है। एक दिन, बहू मैंने तेरे पापा जी और घर के बाकी लोगों को नहीं बताया, तू मुझसे घर का काम करवाती है। कम से कम 4 मंजिल तक तो काम मत करवा, मेरे घुटने में दर्द है। रहने दो, सब आपके ड्रामे हैं, और दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैं बाहर पार्टी में जा रही हूँ, ये साफ सफाई हो जानी चाहिए। साक्षी जाती है कि उसके सामने ही सुशीला पोछा लगाते हुए वहां से फिसल जाती है। तब भी साक्षी उसे उठाती नहीं है। तभी गरीब बहू खाने की थाली लाती है कि सास को खून में लिपटा देख परेशान हो जाती है। माँ जी आपके सर से बहुत खून बह रहा है। मैंने अभी जेठानी जी को जाते हुए देखा, उन्होंने देखा भी नहीं आपको। मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सुशीला वहीं बेहोश हो जाती है और ऑटो करके पूजा फटाफट उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां कुछ देर के इलाज के बाद डॉक्टर बड़ी मुश्किल से सुशीला को बचा पाते हैं। घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। तब होश में सुशीला धीरे धीरे कहती है, पूजा बहू, मैंने तो साक्षी की बातों में आकर वैसे ही तुझसे नाराजगी पैदा कर ली, लेकिन इसके बाद भी तूने अपना धर्म करना नहीं छोड़ा। तूने मुझे खिलाया पिलाया, मेरी परवाह की और मुझे अस्पताल तक लाई, वरना डॉक्टर ने तो कहा था मैं बचूंगी भी नहीं। और एक वो जिसे मैंने सब कुछ दिया, घर में आते ही उसके कहने पर बंटवारा कर दिया, वो मुझे ऐसे ही मरा हुआ छोड़ कर गई। ऊपर से इसने मुझसे घर के सारे काम करवाए, 4 मंजिल पर नौकरानी की तरह काम करवाया। मुझे माफ कर दे बहू और घर आ जा। माँ जी अभी आप ठीक नहीं है, ये सब बातें हम घर जाकर भी कर सकते हैं, और जो भी हुआ भूल जाइए। मैंने तो बस आपका कहना माना। मुझे शर्म आती है साक्षी बहू, तुमने ऐसा किया। अब तेरा तो मुंह खुलेगा नहीं मोहित। आप रहने दीजिए, अब से साक्षी और मोहित सिर्फ 1 मंजिल पर रहेंगे, और आज के बाद पूरा घर मैं पूजा और निखिल के नाम कर रही हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे बड़ी बहू से कोई रिश्ता नहीं रखना, इस घर में रहने के बाद भी नहीं। इस तरह सुशीला अपनी झोपड़ी वाली बहू को 4 मंजिल के मकान में ले आती है और उसे खूब प्यार करती है, जबकि अमीर बहू से सारे नाते तोड़ देती है।